वहाँ इस्लामाबाद में। से बचें, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को संभालेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने उस वक्त आगाह शायद ना किया हो जैसे उन्होंने बताया, मगर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक मिल के काफ़ी मसाइल हैं, मगर हम सब हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। वक्त लगेगा। ना एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन को एक्सेलरेट हो गई है, बल्कि पहले जिस रेट पे चल रही थी उससे कम ही हो रही है। एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट तो तकरीबन आधा हो गया है पिछले 3 महीने की औसत में। हैजानी कैफियत जो है वो हर थोड़े दिन के बाद पैदा की जाती है। जो हमारा फाइनेंसिंग गैप था 2018-19 का, वो हम पूरा कर चुके हैं। कोई फौरी बहरान नहीं है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत संभाल सके। तो इलेक्शन आप करा रहे हैं और इसमें जिस तरह आप अपने कठपुतलियाँ ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। हमें तो जेल जाने का पहले ही लोगों ने देखा हुआ है कि सब्र भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो इंटरेक्शन हुई है जर्नलिस्ट से, उसके बाद से लेके अब तक अपोजिशन मेंबर्स को उन्होंने काफ़ी रूम दे दिया है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने जवाब में कही जिस पर जाहिर है कि तनकीद का निशाना वो बने, उनकी बातें बनी और हर अपोजिशन मेंबर ने अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें ज़रूर उठाई। उनमें से कई तो ऐसी हैं जिस पर जाहिर है मीडिया भी सवाल उठा रही है। आज जहांगीर तरीन खान साहब से भी सवाल हुआ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था अपने प्रोग्राम में, कि आप जब अभी आए हुए आपको 100 दिन से ज़रा से ही ऊपर हुए हों और अगर आप मतलब अगर लाइट वे में भी कह दें, लेकिन अगर आप ये कह दें कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं और कप्तान जो है वो स्ट्रैटेजी कभी भी तब्दील कर सकता है, जाहिर है कि ये बहुत बड़ी बात होती है। आज जहांगीर तरीन खान साहब से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे जिस किस्म का सवाल फ्रेम किया गया था उसके जवाब में उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो भी गए तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पिछली मर्तबा से ज़्यादा ही सीट्स लेकर दिखाएगी और अक्सरियत में ही आएगी। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब सूबे का भी जिक्र हुआ जहांगीर तरीन खान साहब से और उन्होंने उसके लिए कहा कि हमने क्योंकि वादा किया है इसलिए पूरा करेंगे। कल इसके जवाब में खान साहब ने ये कहा था कि फेज वाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कह दी कि PMLN हो या फिर पीपल्स पार्टी, इनके साथ किसी किस्म का सेटलमेंट वो नहीं कर सकते। यानी आईनी तरामीम के सिलसिले में उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंसेस को ही तरजीह दी है। ये वो बहुत सारी बातें हैं जो कि कल की इंटरेक्शन में हुई, जो कल से लेके अब तक हमने देखा है कि मुख्तलिफ सर्कल्स में इस पर बात भी हो रही है और अपोजिशन तनकीद का निशाना भी बना रही है। चाहे वो जरदारी साहब हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान, दोनों का ये कहना है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का बयान जो है वो अफसोसनाक है और दूसरा ये कि खान साहब हुकूमत नहीं चला सकते, लिहाजा उन्हें खुद से छोड़ देना चाहिए। और जरदारी साहब कहते हैं कि आप देखिएगा कि ये जल्द ही खुद ही चले जाएंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा जरदारी साहब ने कि उन्होंने एक तरह से कि व्हाट यू सो शैल यू रीप वाली मुहावरा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कहा है, व्हाट ही मेंट वाज कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगला वज़ीर आज़म जो आएगा वो इनको भी फिर जेल भेज देगा। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वज़ीर आज़म की कल की गुफ्तगू के बाद इस तासुर में कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत नहीं रखती। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली कमल शौजब हमें फ़ोन पर इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं और लाहौर कराची में हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ये भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं खिलदास कोहिस्तानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे ख्याल से गुफ्तगू का आगाज़ सहर साहिबा आपसे करूंगी। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की कौन सी ऐसी बात है जिससे इस कदर तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, आप ज़रा कैटेगोरिकली बताइएगा कि जिससे आप ये कहें कि इनसे हुकूमत संभल नहीं रही और दे आर इमेच्योर टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मैं तो समझती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही मासूमाना इंटरव्यू दिया। ठीक है, बिल्कुल तनकीद नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है।
जो उनको अभी तक ये नहीं पता कि स्टेट बैंक जो है वो किसके अंडर आता है, ठीक है। अभी तक उन्होंने अपने वजीरों की जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं पढ़ी, उनको ये नहीं पता सवाती साहब के JIT की क्या फैसला या सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, उनको ये नहीं पता कि उनके गरीबों के घर गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं वो बात करूंगी जो शायद नादिया अभी कोई नहीं कर रहा, मैं चाहूंगी कि ISPR इस पर वजाहत करे। ISPR को वजाहत करने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज जिसको मैंने नोट किया स्पेसिफिकली कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फरमाया कि फौज जो है वो PTI के मंशूर पे चल रही है। मैं समझती हूँ कि फौज एक कौमी इदारा है और फौज आईने पाकिस्तान के हिसाब से चलती है। फौज किसी सियासी पार्टी के मंशूर पे नहीं चलती, चाहे वो सियासी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, या जो है वो काफ हो, या वो PTI हो। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी तशवीश होने लगी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जाहिरी बात है कि उनका मनसब, उनका ओहदा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के वो बात कर रहे हैं, स्टेट टेलीविजन से ये नशरियात जा रही हैं और बाकी भी TV चैनल से। लेकिन दो चीजें सहर, दो चीजें, एक आपने कहा कि फौज जो है वो PTI के मंशूर पर चल रही है। आपको याद होगा वो करतारपुर बॉर्डर के हवाले से जब उनसे सवाल पूछे गए थे, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे फौज नहीं खड़ी हुई। आई थिंक नहीं, दो मुख्तलिफ चीजें, ठीक है ना। अगर वो कहें कि हुकूमती डिसीजंस में, तो मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी इदारों का एक रोल है। सही। और बड़ी अच्छी मैं समझती हूँ जिस बात की मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगी, वो बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। सही। लेकिन ये कहना कि मंशूर पर फौज जो है कि वो फौज जो है वो PTI के मंशूर पे चल रही है, ये मेरे लिए काबिले जो है तशवीश बात है कि क्या अफवाज पाकिस्तान किसी सियासी पार्टी के मंशूर पे चल सकती है। देखिए, मंशूर सियासी पार्टी का मंशूर होता है, उससे जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इख्तलाफ भी हो सकता है, उसकी जो है मंजूरी पार्लियामेंट के अंदर जो है मुत्तफिका तौर पे होती है। बिल्कुल ठीक। और फौज एक इदारा है जो कि जिसका ये काम नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो है उनके पास, लेकिन कहाँ है? उन्होंने खुद कहा, उन्होंने टेलीविजन पर देखा कि रुपए की कदर जो है वो गिर रही है, उन्हें तो नहीं बताया गया था। जबकि आज इसके हवाले से असद उमर साहब के बड़े क्लिप्स भी चलाए जा रहे हैं कि जब पहली दफे रुपए की कदर गिरी थी तो उससे एक रात पहले उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये फरमा दिया था कि दो लोगों को पता था, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एक जो है वो खुद थे। जरा कमल शौज़ेब को भी रोपन कर लेते हैं। ये बात बड़ी अजीब है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, जहां मदीने की रियासत में यह है कि एक शख्स भी भूखा नहीं सो सकता या एक शख्स के साथ भी जुल्म नहीं हो सकता, उन्हें रुपए की कदर जो है वो मतलब टेलीविजन से पता चल रही है। जो इतनी बड़ी काबीना उन्होंने बनाई है जिसमें अब नजर आ रहा है कि आज बल्कि ये खबरें भी बहुत सामने आई हैं कि मिल करके बैठ करके मसाइल हल करने हैं। अगर ताउन नहीं होगा और सब अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद में रहेंगे तो फिर बातें तो नहीं बन सकती और आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। कंवल जी, थैंक यू नादिया। मदीने की रियासत तो इंशाल्लाह बनेगी और वो मदीने की रियासत में बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक भी होती हैं कि सिस्टम है, वो सिस्टम जो सब रिवाम कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हालात हैं मुल्क के जिस तरीके से छोड़े गए हैं, तो उसमें थोड़ी सी चीजों में ओवरलैपिंग हो सकती है, गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप मार्जिन ऑफ एरर नहीं हो सकता किसी सूरत की। पहली बात तो ये कि कल का जो इंटरव्यू है उसमें आई थिंक इससे हमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि इस तरह बिठा के सारे एंकर्स को बगैर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दें, ठीक है। और तो दूसरा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों के जवाब दिए, तो उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। बाकी शहर ने कहा कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, तो मैं इसे एग्री नहीं करती। नहीं, लेकिन ये बात देखिए, आजम स्वाति के हवाले से उनको बताना पड़ा कि नहीं जी रिपोर्ट में क्या आया है वो भी उन्हें बताना पड़ा, बिकॉज शायद उनको पहले की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो बिल्कुल होती है ना कि लाइक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शायद वो उनको ब्रीफ नहीं किया गया हो। दूसरी बात जो शहर ने उठाई है कि ये कह देना कि फौज जो है वो PTI के मंशूर पर चल रही है, ये बात काबिल एतराज है।
देखिए फौज पीटीआई के मंशूर पे नहीं चल रही है। फौज जो है वो गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होता है, और प्राइम मिनिस्टर और अगर फौज एक पेज पे है तो सिविल मिलिट्री को उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया, एंड आई थिंक ये सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपने उस बात में ठीक इंटरवीन किया है कि करतारपुर का कॉन्टेक्स्ट था, उस सिलसिले में उन्होंने बात की कि जो भी मेजर डिसीजन हो रहे हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी भी शामिल है, जिसमें करतारपुर जैसा एक डिसीजन भी आया है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने CAS को पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उसके बाद इनिशिएटिव हुआ होता है। आपने देखा कि जिस वक्त ट्वीट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो पहले वजीर आजम साहब की ट्वीट आई थी फॉलोड बाय दी COAS। तो जिस तरह से इदारों को अपनी हदूदों के यूज में रहकर काम करना चाहिए उस तरीके से काम करें इन गुड अलायंस और एक अच्छे ताल्लुकात के साथ। और ये मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के इदारे अगर आपस में हार्मनी के साथ जो होनी चाहिए थी पिछले दौर में जो नहीं नजर आई, तो अगर उस तरीके से काम करें मेरे ख्याल में उसमें से कोई इस तरह की चीजें निकालनी और उसको कोई और रंग देना, जो बड़े अरसे से अपोजिशन की जमातें नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, क्योंकि खुद भी ये हमेशा क्लैश में रहे हैं। पिछली हुकूमत ने भी यही किया कि इदारों में तसादुम कराने की कोशिश की। आई थिंक उसको मिस इंटरप्रेट करना, उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेना, फिर उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना, सही, इसको रीड इन बिटवीन द लाइंस नहीं करना चाहिए। इसका एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप समझा रही है, ठीक है, ओके। चले लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो इतना सादा इंटरव्यू था और इतने सादा सवाल भी उनसे पूछे गए थे कि उसमें भी ऑपोजिशन ने बहुत सारी बातें निकालनी है। किसी भी हुकूमत के खिलदास कोहिस्तानी साहब, एक तो पहली बात यह कि ये पहले वजीर आजम हैं जो कि इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द मीडिया इस तरह से और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरी बहन कंवल ने कहा, जबकि आई क्लियरली रिमेंबर ये जो डिक्टेटर वाला पूरा एरा था परवेज मुशर्रफ का, उसमें इस किस्म की चीज़ें बहुत होती थी। इनफैक्ट इंडियन मीडिया के साथ भी वो कर रहे होते थे और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए करते थे। बहरहाल कमिंग बैक टू यू, 100 दिन के बाद अगर आप, और उन्होंने बिल्कुल लाइटर वे में कहा, क्योंकि वो पूरा इंटरव्यू आपने भी देखा होगा जिसमें उनसे जब पूछा गया कि भाई आप कैसे करेंगे वो जनूबी पंजाब सूबा, क्योंकि भावलपुर अलग जाना चाहता है, उसमें तारिक चीमा साहब ये कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि जब वो वक्त आएगा तो देखेंगे, हो सकता है उससे पहले इंतखाबात ही हो जाए। कर हंसते हुए उन्होंने कहा, और फिर उनसे जब सब ने हैरानगी से पूछा तो ही सेड कि क्यों, कैप्टन तो स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है, वो भी हंसते हुए उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 100 days सेइंग इलेक्शन कबल अज वक्त, कितना डैमेजिंग होता है ये आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, एंड व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड? नादिया, मैं उस पर भी आता हूँ। पहली बात मैं करूँ कि ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो झूठ भी बोलता है, बड़ा डट के बोलता है और बड़े सादगी से और बड़ा मासूमाना अंदाज में बोल जाता है। देखें हम किस पे एतबार करें। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो मुझे डॉलर का नहीं पता था। असद उमर साहब कहते हैं कि 3 शख्स को पता था, वज़ीर आज़म और स्टेट बैंक के गवर्नर और मुझे, पहली दफ़े वाले में, नॉट द सेकंड टाइम। तो मतलब पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा हो, मतलब और इतना ये वज़ीर आज़म हर चीज़ टीवी पे देखता है या इसको वाइफ बताती है या टीवी पे देखता है। मतलब इसके पास जो इदारे हैं जो इसके अंडर में काम करें, वज़ीर आज़म एक ऐसी पोस्ट है, सुबह 8 बजे उसको हर चीज़ टेबल पे आके पता लग जाती है कि वो टीवी पे देखने की ज़रूरत क्यों। इतना ये फारग वज़ीर आज़म है कि सारा दिन टीवी पे हर चीज़ देख रहा होता है। ये अगर कराची में मासूम लोगों की आवाज़ सुनता है वो भी बोलता है मैं टीवी पे देख रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। दूसरी बात है, उसने कहा वज़ीर खारजा कहता है हमने करतारपुर मामले में गुगली बारी, और वज़ीर आज़म उसकी तरदीद कर रहा है, नहीं ये एक सादा सा फैसला था, इस पर कोई बात नहीं। दूसरा, कंवल साहबा कह रही है कि वज़ीर आज़म साहब का करतारपुर पर इनिशिएटिव था। वज़ीर आज़म साहब ने ओथ ही नहीं उठाया था। चीफ ऑफ आर्मी ने जब सिद्धू को जफ्फी मारी थी उस वक्त ये फैसला हो चुका था। इसका क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी को पास जाता है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। वज़ीर आज़म पीछे उसके खड़ा है उस फैसले के, उसने अमल दरामद करवाया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हमारे इस मुल्क का पता नहीं क्या होगा। जो मुल्क मुंतखब, हम तो उसको सिलेक्टेड समझते हैं, मगर मुंतखब जिस तरह भी है, वो वज़ीर आज़म खुद कहता है कि हुकूमत हो सकता है अपना मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। मतलब इतनी गैर यकीनी वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर ख़जाना से लेकर इस वक्त इतना पाकिस्तान में सूरत हाल इन्होंने खुद क्रिएटिव किए, ना के इतनी किसी अपोजिशन ने कोई इससे की है। ये खुद एक अपने ज़िम्मेवार हैं इस चीज़ पे। अपोजिशन पूरी हैरान है कि ये किस तरह वज़ीर आज़म है, ये किस तरह इनके मिनिस्टर है, ना इनमें कोऑर्डिनेशन है। ये सारा आज जो पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल में जो इस सूरत हाल को देख रहा है,
وہ ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہے, ان کی نااہلی ہے, ان کی غیر سنجیدہ انٹرویو غیر. اور دوسری بات میں نادیہ میں بتا دوں, آپ نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی جو آپ لوگوں پہ تنقید تھی اور نہیں بھی تھی. خواجہ آصف, نادیہ آپ کے جو وفاقی وزیر داخلہ, آپ نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعظم انٹرویو دے. نواز شریف صاحب نے پی ایم ہاؤس میں انٹرویو دیے, لائیو چلے پی ٹی وی کے تھرو, یہ وہ بھی ہوتا ہے. مگر اس طرح کبھی بھی غیر ذمہ واری سے کوئی وزیر اعظم میں نہیں سمجھتا پاکستان کی ہسٹری میں آیا, اور جس طرح یہ باتیں کر رہا ہے, یہ اس طرح باتیں کر رہا ہے کوئی اپنے ایک آدمی عام آدمی سی باتیں کرتا ہے, اس طرح باتیں کرتا ہے. تو ہیں وہ عام آدمی کے لیے ہی سوچتے ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں. اس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. وزیر اعظم اگر جھوٹ بولے, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی. بہرحال لیٹس ٹیک اے بریک اوور ہیئر. جب ہم واپس آئیں گے, ایک چیز اسد عمر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دی کہ 2018-19 کا جو گیپ تھا, اٹ از کلوز ناؤ, لیٹ دی ایکسپورٹس گو اپ, کیونکہ وہ اوپر بھی جا رہی ہیں, اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. لیکن کیا اس بیان سے کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ دوسری جو سب سے زیادہ وزیر اعظم کو بات ناگوار لگی, اس کا بھی ذکر کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. کمل شوذب صاحبہ, سحر کامران صاحبہ اور خیلداز کوہستانی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ روز ہونے والے وزیر اعظم کے انٹریکشن ود جرنلسٹ اور اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے تنقید. میں یہ جاننا چاہوں گی کنول, کیا ایسا لگا کہ سب سے زیادہ بات جو ناگوار میرے خیال سے وزیر اعظم کو لگی ہے, چیف جسٹس کی بات تو بعد میں زلفی بخاری والے کیس کی, لیکن سب سے پہلے یہ کہ 100 ڈیز کی تقریب ختم ہوتی ہیں اور دوسرے دن وہ چاہتے تھے کہ فوکس رہے حکومت کی کارکردگی پر, لیکن سارا میڈیا جو ہے وہ ڈالر کے حوالے سے لگا رہا, اور شاید اسٹیٹ بینک سے یہ ناراضگی رہی, اور انہوں نے کہا بھی کہ ہم نے میسج دے دیا ہے اور وہ ایک خود مختار ادارہ ہے کہ کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ دس واز سم تھنگ دیٹ ٹک اوے دی آئسنگ فرام دا کیک؟ جی, اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو آبویسلی اسی طرح یہ ہے کہ 100 ڈیز کو اگر ڈسکس کیا جاتا, اور پھر 100 ڈیز میں سے بھی ہماری اپوزیشن اصل میں ویلی بہت ہے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلے, تو ویلے بیٹھ کے حلوہ کھاتے ہیں میرے خیال میں. اور یہ جو کھیل صاحب فرما رہے ہیں ویلی اس لیے ہے کہ پارلیمنٹ میں کمیٹیاں تشکیل ہوں گی تو پھر ان کو کام ملے گا نا. میں بتاتی ہوں نا, کمیٹیاں تو ہم بنا رہے ہیں, جو ان کے ایک اور ویلے ہیں جنہیں نیب نے بند کیا ہوا ہے اور آج کل سرکاری وہ مہمان بنایا ہوا ہے, یہ ان کے نام سے پیچھے ہٹیں تو فوراً کمیٹیاں بن جائیں گی. مسئلہ انہی کا اپنا ہی ہے. تو کھیل صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں. میں نے بتا دوں کہ آج کل انہی کے بنائے ہوئے آفیسز ہیں جن میں سامنے بڑی بڑی سکرینز پر ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو گھر بیٹھ کے صوفے کے اوپر چڑھ کے ریموٹ ہاتھ میں رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کام کرتے ہوئے سامنے ٹی وی کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں. سو اور ابھی خیر اپوزیشن کا کام فرق ہوتا ہے نا, یہ اب آج کل ویلے ہوئے ہیں یا تو نیب کے وہ کیسز اور وہ اس پہ تقریریں تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی اپوزیشن ریکوزیشن پہ کوئی اجلاس بلائے گی یا جب بھی اجلاس ہوگا تو وہاں 1.5-2 گھنٹے کیا کیا بولنا ہے اور باقی کچھ نہیں سننا. اچھا, دوسری بات جس بات کا آپ نے ذکر کیا میں اس کا بتا دوں کہ یہ ظاہر ہے کوارڈینیشن, وہ اسٹیٹ بینک وہ تو اسد صاحب نے اگلے دن جس دن پریس کانفرنس ہوئی تھی, لکیلی میں ادھر کیونکہ پلاننگ کے منسٹر صاحب بھی کر رہے تھے تو میں وہیں موجود تھی, اور انہوں نے پورا بتایا بھی تھا کہ کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے. اور کیونکہ کرنے والی تو خیر اسٹیٹ بینک ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں انہی کو ہی آ کے پبلک کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. سو پرائم منسٹر صاحب کی بات ٹھیک تھی کہ ان کو تھوڑی سی کوارڈینیشن تو ظاہر ہے ان میں کر رہے ہیں کوشش, اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گی بہتر. تو فوکس واقعی 100 ڈیز ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے جو ویلے ہیں سارے اور ان کو صرف تنقید کا شوق ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہر اچھی پازیٹیو چیز میں سے نیگیٹو نکال لیتے ہیں. تنقید کیا کرتے, یہ تو بہت بڑی خبر ہوتی ہے نا, جب ایک منٹ جب آپ کے روپے کی قدر گرتی ہے تو ظاہر ہے, جب میں روپے کی بات نہیں کر رہی, وہ تو پرائم منسٹر کے کانٹیکسٹ میں کی نا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 100 ڈیز میں سے بھی انہوں نے پھر مرغیاں کٹے اور یعنی جو ایک سمال میڈیم انٹرپرائز کی بات ہو رہی تھی, کاٹیج انڈسٹری کی, رورل سپورٹ پروگرام کی, خواتین کو اکنامیکلی امپاور کرنے کے لیے جو رورل خواتین کا جو بود و باش ہے اس سے مطابقت کی, ساری بڑی بڑی باتیں بھول کے سارے اکنامک پلانز بھول کے وہ اٹھا لیا. شاید پاورٹی ایلیویشن نہیں بولا نا پرائم منسٹر نے, مرغی اور سادہ زبان میں کہہ دیا نا, پاورٹی ایلیویشن بولا اور اسی کے کانٹیکسٹ میں پھر آگے ان ڈیٹیل بات کی تھی. اچھا, مجھے ذرا سا آگے جانے دے,
پھر اس کے بعد آپ ضرور اپنا پوائنٹ ایڈ کیجیے گا. مجھے سحر سے پوچھنا ہے کہ دیکھیں جیسے آپ کو کہا کہ آپ لوگ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں ایز ان اسپیشلی قومی اسمبلی والے سارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, لیکن کل ایک بات انٹرویو میں سحر اور ہوئی اور انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے کہ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے آئینی ترامیم کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو وہ بینڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن انہوں نے صدارتی آرڈیننسز کا ذکر کیا کہ آپ کوئی وہ سیٹلمنٹ نہیں کرنا چاہتے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے کہ پھر وسیع تر مفاد کے لیے انہیں سب کچھ ماننا پڑ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا اور ہم آرڈیننسز لے کر آئیں گے, انہوں نے یہ کہا. جبکہ آج جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ سیاسی اختلافات الگ ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور آئینی ترامیم بھی ہو جائیں گی. اگر معاملات صدارتی آرڈیننس کی حد تک رہیں گے تو یہ پارلیمنٹ کی جو اسٹرینتھنگ کی بات کرتے ہیں آپ لوگ, یہ کیسے ہوگی اور پارلیمنٹ کا فنکشن کہاں جائے گا؟ بات یہی ہے, میں نے جو آپ سے پہلے جو بات کہی تھی کہ فلو آف انفارمیشن ہے, نالج نہیں ہے. تو پرائم منسٹر صاحب اس وقت جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ فلو آف انفارمیشن پہ کر رہے ہیں, کیونکہ نالج نہیں ہے اس لیے اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کنول جو ہے وہ پرائم منسٹر سے زیادہ تیاری کر کے آتی ہیں پروگرام میں جو ہے وہ اپنے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے. اسی طریقے سے جہانگیر ترین جو ہے وہ شاید ان کے پاس زیادہ نالج ہے اور انفارمیشن بھی ہے تو وہ موضوع جواب دیتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ میں جو ہے قانون سازی کی کیا اہمیت ہے. پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ انہوں نے پچھلے 5 سال پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نہیں دیکھا. انہوں نے وہی ویلا پن کیا ہے جو جس کا وہ آج اپوزیشن کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن پرائم منسٹر ہیں. بالکل دیکھ وہ تو انہوں نے بتایا نا کہ اب میں کیا بولوں کہ کس کا منشور کون فالو کر رہا ہے. اور میں یہ کہوں گی, میں دوبارہ کہوں گی, اب یہ تردید کرنی چاہیے ہے آئی ایس پی آر کو اس بات کی کہ افواج پاکستان کسی سیاسی پارٹی کا چاہے وہ کوئی بھی ہو منشور فالو نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں, میں دوبارہ دہراؤں گی کہ آئی ایس پی آر کو اس کی تردید کرنی چاہیے ہے کہ افواج پاکستان کسی سیاسی پارٹی کا منشور فالو نہیں کرتی, کیونکہ یہ کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر نے کہا ہے اور یہ کرتارپور کے بارڈر کے گفتگو کا حصہ نہیں تھی. یہ بالکل ایک الگ اسٹیٹمنٹ تھی. آپ اس تقریر کو سنیں تو یہ بہت اس کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ابھی دیکھیں 100 دن کا ہوا اپوزیشن نے نہیں بنایا, یہ 100 دن کا ہوا جو ہے خود حکومت نے بنایا. ٹھیک ہے, یو ٹرن کی تشریح سیاہ و سباق کے ساتھ اور سیاہ و سباق سے ہٹ کے یہ خود حکومت نے کی. ٹھیک ہے, یہ خود پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. تو بہت سارے ایشوز اور نان ایشوز کو ایشوز بنانا یہ خود حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. شاید اپوزیشن بہت گنجائش دینا چاہتی تھی. نادیہ, میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑے گا, کنفیوز نہ ہو, اچھی نیگوسیشنز کی تیاری کریں. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. اور یہ بالکل شروع میں بہت ہی آغاز تھا اس حکومت کا جب آپ نے کہا تھا کہ ایسے نہ کہیں, یہ جانا پڑے گا, آپ کو جانا پڑے گا اچھی نیگوسیشن. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جی ڈالر کی قیمت ایسے نہیں بڑھ رہی. یہ جو جنوری میں آئی ایم ایف کے ساتھ دوسری میٹنگ ہونی والی ہے, یہ اس سے پہلے کی شرائط آہستہ آہستہ اسی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے. میں تو آج بھی یہ کہوں گی کہ چیلنجز سے مت گھبرائیں. آپ کا کام جو ہے لوگوں کو چور ڈاکو کہنا نہیں ہے, آپ کا کام کرپشن کو قومی بیانیاں بنانا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ میں آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ تشریف لائیں, آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں, اداروں کو ان کا کام کرنے دیں, ادارے ہاتھ ڈالیں. اچھا نہیں, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 5 سال آرڈیننسز پہ تو نہیں چل سکتا نا. 5 سال میں ظاہر ہے قوانین بھی بننے ہیں, قوانین میں ترامیم بھی ہونی ہے, تو this is not going to be the end solution. مجھے اجازت دیں میں کامنٹ کر دوں یہیں پہ اسی بات پہ. اچھا جواب لائیں گی پرائم منسٹر سے. میں اچھا جواب نہیں لاؤں گی, میں پرائم منسٹر کی بات کروں گی کہ انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ جو پبلک کی فیور کی پالیسیز ہیں اس میں اپوزیشن از باؤنڈ ٹو سپورٹ. اگر وہ نہیں سپورٹ کریں گے تو وہ پبلک کو جواب دینے کے لیے پھر باہر نہیں نکل سکتے. سو ہم نے کوئی ایسے پرسنل باؤنڈ ٹو سپورٹ اپوزیشن ہیز بین ویری میگنانیمس. دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کو ایک منٹ سر دیکھیں پارلیمنٹ کو کس لیے یوز کرنا ہے, یا تو پرسنل ایجنڈاز کے لیے یوز کریں کہ وہاں پہ نیب کے پرائم منسٹر نے تو سمجھا دیا ہے نا, انہوں نے بٹوین دا لائنز جو انہوں نے پیغام دینا تھا اپوزیشن کو بھی وہ دے دیا ہے کہ بلیک میلنگ کے ٹیکٹکس نہیں چلیں گے. اس کو کسی اور کانٹیکس میں لے رہے ہیں تو لے لیں. پھر انہوں نے کہا ایک سیکنڈ, آپ نے کہا 100 ڈیز کا ایجنڈا جو ہے اس کو آپ نے ہوا بنایا. 100 ڈیز کے ایجنڈے کا جو ہوا بنایا تھا وہ ہم نے پورا کیا ہے, اور اب آگے 1725 دن لگ پڑے ہیں
लाइन में, अब उनका इंतजार करें सुकून से। सही है, वो तो आपने अपने वादे पर कैसे रिफॉर्म्स होंगी। आपने जो कहा था ना की बात उन्होंने पूरी कर दी, उन्होंने वो तो वजाहत कर दी उन्होंने। ऑर्डिनेंस की बात ये की है, मैं आपको बता दूं, जहां पे ऐसी ऑर्डिनेंस, जहां पे इस्लाहात ऐसी आनी है कि जहां हमें पता है कि इनके चीखें भी निकलेंगी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि एहतसाब का अमल जारी है और ये लोग नहीं एग्री करेंगे, वहां सिर्फ उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस। उन्होंने कतन ये नहीं कहा कि 5 साल सिर्फ ऑर्डिनेंस पे चलाने हैं या कोई और। मेरे ख्याल से वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं, मे बी डॉलर की प्राइस का मैं आपको बता दूं। नहीं कमल, एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक सेंटेंस में याद करा दूं शहर की बात से ही। असद उमर साहब ने इसहाक डार की पॉलिसी पे जब 105 से 127 का हुआ था डॉलर, तो आप वो क्लिप उठाए, उस वक्त हम हुकूमत में नहीं थे, उन्होंने कहा था ये आप देखिएगा आर्टिफिशियली रोका गया है और ये मजीद डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल रोकते हैं करेंसी को, तो करेंसी को जब आप छोड़ेंगे और वो अपनी असली हालत पे जाएगी तो डॉलर और बढ़ेगा। ये उस वक्त की उनकी स्टेटमेंट है कि 150 तक जाएगा। ये हुकूमत में आने से पहले ऑपोजिशन में बैठ के ये बात की थी। बिल्कुल, ये हमें पता है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई थी जी। अच्छा, कमल शहज़ोब कह रही है कि ये वेले है, हम वेले नहीं है, वेले ये बैठे हुए मिनिस्टर जो मुशीर, पार्लियामानी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सारे MNA जो आवाम के टैक्स पे पल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें रहे, उनके सरकारी घरों में बैठे हुए और सारा दिन इमरान खान की जो फिलासफी है उसकी जाके दिफा करते हैं, कभी उसके यूटर्न का, कभी यूटर्न पे, कभी उसके झूठ पे। आप काम करें, आपका काम है हुकूमत में दिया, आप हुकूमत साजी करें, आप हुकूमत चलाएं। और दूसरी बात बताऊं, ये अपोजिशन मोहब्बतन है, आपकी तरह किसी के एजेंट नहीं है, आप किसी की तरह एजेंट नहीं है। जो 2014 में धरना दिया था, यही अपोजिशन है। लंदन प्लान बना था, लंदन प्लान बना के इन्होंने आके धरना दिया, सीपैक रुकवाया और इन्होंने कौमी नुकसान किया। हम कौम का, हमें कौम का, हमें इस मुल्क का दर्द है। हम आपकी हुकूमत में रुकावट नहीं बनना चाहते, क्योंकि देखे इन्होंने 5 साल में काम करने नहीं दिया, इन्होंने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की। हमने काम किया, हमने डिलीवर किया। जब इनको हुकूमत मिली है, हमने ये दहशतगर्दी हमने खत्म की, ये लोड शेडिंग हम खत्म। अब जो आप फिलॉसफी, इसलिए अब रिलैक्स जो आप बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने काम किया। हम आपकी तरह इस मुल्क में कोई बुरान पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि मुल्क को ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह आप कर रहे हैं, इस तरह मुल्क बर्दाश्त नहीं करे। हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े, ये मुल्क तरक्की करे। कमल, एक मिनट जरा बात सुन। आप क्यों समझते हैं कि ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करे? ऐसा ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये सोच के गए थे ना, वो हुआ नहीं। 8 घंटे के बाद, इनकी तकरीर के बाद 8 रुपए किसी हिस्ट्री में आप पाकिस्तानी इस तरह डिवैल्यूएशन नहीं हुए। 1 रुपया बढ़ता है, और 1 रुपया जो हमारा बढ़ता था, इमरान खान साहब की तकरीरें निकाल के उसमें वो क्या कहता था कि इतने अरब नुकसान हो गया, आप 8 रुपए डिवैल्यूएशन करते हैं। और इसके अलावा ये भी पता नहीं है कल 150 का हो जाए। इनको IMF ने कहा है 185 रुपया डॉलर करो। हमें इस पे कोई एतबार नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि ये क्या करेंगे। 180 पे कर देंगे, क्योंकि इस वक्त ये गैर यकीनी की सूरत हाल इस मुल्क के लिए खतरनाक है। मसला हल हो गया, वो जो गैप है वो मसला हल हो गया। अप्रिशिएट करती क्यों है? क्यों करते हैं आप बताएं। जब आपके वजीर आज़म को पता टीवी पे लगता है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सी हुकूमत साजी कर? क्योंकि आपने हम कहते हैं आप वेले नहीं बैठो, आप जाके इन मामलों को देखो। भी नहीं खाते ना, आलू गोश्त खाते हैं। नहीं, अब ये लेट्स नॉट गेट पर्सनल। लेट नवाज शरीफ ईट पाई एंड निहारी, ये तो हमारी सकाफत है, हम सब खाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक से जब वापस आएंगे, ब्रेक लेने दीजिए, और ब्रेक से वापस आकर खानों से निकलकर जरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, जो अच्छी बात है वजीर आजम की, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी इनकी काबीना की होगी विद इन 10 डेज। आज जहांगीर तरीन खान साहब से भी ये पूछा गया कि कौन कौन से वज़रा हैं जो निकाले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सिवाय वजीर आजम के किसी को नहीं पता। मेरे ऑपोजिशन के दोनों मोहतरम मेहमान क्या समझते हैं? क्या वाकई तब्दीली आएगी इस काबीना में? क्या उनके नजदीक भी ऐसी कोई वजारत है जिसने 100 दिनों में कोई परफॉर्मेंस नहीं की? ये पूछेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। बात हो रही है कि काबीना में रद्द बदल हो सकती है और ये सारी जो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस देखेंगे खान साहब खुद, ऐसा जहांगीर तरीन साहब ने कहा है। कल फिरदौस नकवी साहब भी हमारे साथ थे और मैं यहाँ आपकी तरफ से खिलदार साहब को शुरू करूँगी, देन आई विल गो टू सहर साहिबा एंड देन विल एंड एट कंवल शौजब। उन्होंने ये कहा कि मैसेज जो था मेरे ख्याल से कबल अज़ वक्त वाला, वो फिरदौस नकवी साहब ने कहा कि ये इस उन मेंबर्स के लिए था, मे बी हिज एलाइज, कि कोई भी उनका आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता, पावर से वो चिपके नहीं रहेंगे, अगर ये वक्त आया तो वो खुद ही छोड़ देंगे, मतलब यानी इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन कोई ये ना कहे कि वो हमारे साथ आप हमारी वजह से आपकी हुकूमत है। ये जो काबीना के अंदर ये परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं, आपके नज़दीक वो कौन सी वजारतें हैं? क्या वो नाला हैं अपने एलाइज से आपके ख्याल में, या विद इन पीटीआई वो समझते हैं कि बहुत सी वजारतें ऐसे हैं जिसमें अब तब्दीली आनी चाहिए और परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मैंने पहले इंट्रो में आपको बताया था, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, ये दो बड़ी अहम मिनिस्ट्री है और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ये तो सारा दिन उनके साथ होते हैं। उनकी कोऑर्डिनेशन या उनके जो खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तरदीदें की है, हमने नहीं की है, तो जो गैप है इनमें, इनके वजीर जो जहाँ बैठा हुआ है वो अन्नदाता बन के बैठा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला, जो जी में आता है कह देता है। ऐसे नहीं होता है, मुल्क ऐसे नहीं। आपके ख्याल में इन दो वजारतों में से कोई तब्दीली नहीं, बाकी जो भी वजीर, मतलब अगर मैं जैदी साहब की कह दूँ, पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर बोलता है डॉलर जो 140 हो गया या हो रहा है या सट्टा लग रहा है, भाई ऐसी बातें आप कैसे बचकाना बातें करते हैं, गैर यकीनी सूरत है। आप एक लफ्ज़ से इस मुल्क की इकानमी चलती है, वो उस पर सारे होता है। दूसरी बात, इस इंटरव्यू की दो अहम चीज़ें देखो, इमरान खान साहब, पीटीआई हमेशा कहती थी हम बड़े मुआफ़िज़ हैं इदारों पे जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने 5 साल सुन के हमारे कान पक गए। आपने देख लिया जो उसने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पे जो बात कही, जो मायूसी का इज़हार किया वज़ीर 100 दिनों के बाद, ये मतलब इतना जल्दी इन्होंने कर दिया। दूसरा ये कि नहीं, मायूसी अलग चीज है और हम नहीं मानते अलग चीज है। नहीं, मतलब बात तो एक ही हुई, आप किसी भी चीज को, ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जैसे मैडम सहर ने जो बात पॉइंट आउट की कि देखें ये पाक फौज 22 करोड़ कौम की, सबकी, हमारे सबके मुआफ़िज़ हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं है, ये PMLN की भी है, पीपल्स पार्टी की भी, एक्चुअली सबकी है। आप इदारों को इतना मुतनाज़ा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि ये मंशूर जो है फौज, पाक फौज, मैं समझता हूँ जो मैडम सहर ने इंट्रो में मुतालबा किया है तरदीद का, बिल्कुल कि ISPR पे इसको PTI के गवर्नमेंट को इस तरह इदारों पे नहीं करना चाहिए। सहर आपकी तरफ आ रही हूँ बिकॉज़ ठीक है, वक्त कम है एंड वी वांट कि हम सही वक्त पर क्लोज भी कर सके। सहर, आपके ख्याल में कौन सी वजारतें ऐसी हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की? इसलिए क्योंकि ज्यादातर अगर आप उनकी काबीना में देखें तो एलाइज बैठे हुए हैं, उनके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो कम ही है ना लोग। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इशारा इत्तेहादियों की तरफ ही था, तो इत्तेहादी जरा सी अपनी अपनी खैर बनाए कि जब उनके पास, मैं तो ये कहूँगी कि वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कितने यू टर्न लिए हैं। अब कंवल जैसे कॉम्पिटेंट लोग यहाँ बैठे हो और प्राइम मिनिस्टर साहब बनाए इत्तेहादी, उनको मिनिस्ट्रियां दे दें मेन, तो मेरे ख्याल में अंदर से भी कुछ आवाजें उठेंगी और वो खुद भी प्रेशर में होंगे। मेरे ख्याल में इत्तेहादियों की तरफ इशारा है, क्योंकि अपनी पार्टी को तो वो कुछ चेक एंड बैलेंसेस रख ही रहे होंगे। सही जी। कमल, आप क्या कहती हैं, काबीना में काफी रद्दोबदल हो सकती है और क्या ये मामला इत्तेहादियों वाला ही है? देखिए नादिया, मैं सहर ने जो भी कहा कॉम्प्लीमेंट है या जो भी है, बहरहाल मैं से एग्री नहीं करती, बड़ी कॉम्पिटेंट है, इनको मिनिस्टर बनाना चाहिए। मैं इस बात से देखें, जब प्राइम मिनिस्टर ने सारों को कलमदान सौंपे थे, उन्होंने उस वक्त ही ये बात कही थी कि 3 महीने जो या फर्स्ट 100 डेज हैं वो एक समझे लिटमस टेस्ट टाइम होगा या एक प्रोबेशन टाइम होगा, और जो अच्छे परफॉर्मर्स होंगे वो रहेंगे, नहीं तो मैं कलमदान चेंज भी कर सकता हूँ। सही, मैं कलमदान वापस भी ले सकता हूँ और किसी और को भी दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी, अगर आपने कंपटीशन रखना है, आपने अगर परफॉर्मेंस पे चेक रखना है, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर अगर इख्तियारात इस तरह रखेंगे और ये बार बार ये चीज़ें लोगों के जहन में डालेंगे कि अगर आप मिनिस्टर बन गए या फेडरल मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये कोई हरफे आखिर था। ये आपकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये जॉब है और ये ऐसे ही रहेगी। यू आर आंसरेबल, और अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है कि इलेक्टेड MNAs में से जिसको चाहे, अगर वो समझते हैं कि कोई और कॉम्पिटेंट ज्यादा है और वो इसमें ज्यादा अच्छा डिलीवर कर सकता है, तो उसको चेंज कर। फाइनेंस मिनिस्टर से नाराजगी के हवाले से बारहा सवाल किए जा रहे हैं
कि कहाँ से ये खबरें जन्म ली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत कॉम्पिटेंट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। इतनी खौफनाक जो डॉलर साहब की घटिया पॉलिसीज, उसके बाद जो इन्होंने जो यहाँ पे कांटी छांटियां की हैं और जिस तरीके से आर्टिफिशियल, जिस तरह आर्टिफिशियल, और उसके बाद फिर भाग गए हैं, फिर इस मुल्क से इश्तिहारी बन के भाग गए, वहाँ जाके वो दिल वाली तस्वीरें बना बना के भेजते हैं और वैसे सारा दिन वहाँ लंदन की सड़कों पे घूमते फिर रहे होते हैं। इसाक डॉलर साहब यहाँ से अपने किए की सजा से बचने के लिए भाग गए हैं। वो नीला गाउन पहन के तस्वीरें भेज देते हैं, 2-4 बटन खोल के, और बाद में वो जी। असद उमर साहब माशाल्लाह मेड इन पाकिस्तान है, फॉर पाकिस्तान है, बाय पाकिस्तान है। अच्छा लगेगा जो ज्यादा गालियां देगा, जो ज्यादा बदअखलाकी करेगा, वो उसको ज्यादा पता, वही बचेगा, बाकी तो फारिग हो जाएंगे। मैं बता दूं केलदास साहब सुन ले, आप तो बड़े माशाल्लाह। मैं कहता हूँ इसाक डार जैसा शख्स इस मुल्क को दोबारा चाहिए। और आप देख लें उसने 2013 में जब वो हुकूमत में आए थे, 6 दिन में उसने बजट पेश किया था और उन्हें वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए ना। नहीं, मैं कहता हूँ इस मुल्क को ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है, कोई भी हो। अगर मैं कहता हूँ कि आप देख लें, टेन्योर इसाक डार का देख लें, अल्लाह करे ऐसा बंदा आए। वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है, और इंशाल्लाह फिर इस पर तो अभी बातें चलती रहेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी बातें प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती हैं क्योंकि जब व्हेन प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स इट्स पॉलिसी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अभी मुशर्रफ साहब का केस उन्होंने सही से पढ़ा नहीं है, जिस पर उनसे सवाल किया गया था कि अगर आप ये सारे केसेस देख रहे हैं तो व्हाई इज इट दैट मुशर्रफ साहब इज अ सीक्रेट काउ। तो उन्होंने कहा भी मैंने उसको सही से पढ़ा नहीं है, और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से वो देखेंगे, क्योंकि अभी मुल्क की मसाइल बहुत सारे हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या तब्दीली आ सकती है विद इन द कैबिनेट, ये प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि जो परफॉर्म करेगा वही वजारत रखेगा, जिस वजारत में परफॉर्मेंस नहीं होगी वहां तब्दीली आ जाएगी। मुल्क में तब्दीली आने के लिए उन्होंने कहा है आप इंतजार कीजिए, क्योंकि जो डायरेक्शन थी वो उन्होंने सेट कर दी, समरात अभी आने बाकी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।